हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम कर रहे थे मेडल कॉस्टिंग और क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। ये बच्चों क्वेश्चन आपके स्टडी मैट का है एंड देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। Arav Electronic manufacture electronic home appliance. It follow the weighted average cost method. तो हमारे पास तरीका कौन दिया यहाँ पर weighted average cost method for inventory valuation. Following are the data of the component X. 15 दिसंबर को परचेज ऑर्डर हमने दिया 10,000 का, किस रेट पर 9930। बच्चों वैल्यू मैटर नहीं करती है, ऊपर हेडिंग पर क्या दिया और रेट पर यूनिट। डन बच्चों यहाँ पर तो बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, हमने सप्लायर को ऑर्डर दिया, सप्लायर को ऑर्डर दिया। मैं फैक्ट्री हूं, आप सप्लायर हो, मैंने आपको ऑर्डर दिया कि ना 10,000 यूनिट्स, किस रेट पर 9930। फिर हमने ए परचेज ऑर्डर और दिया कब 30 दिसंबर को 10,000 का, किस रेट पर 9780। बच्चों एक एक को हमारे पास क्या दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 5/1 क्यों ध्यान से पढ़ना। 5 जनवरी को GRN का मतलब क्या हुआ गुड्स रिसीव्ड नॉट। डन बच्चे यहां पर तो GRN अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर नंबर 008। कौन सा बच्चों ऑर्डर पहले वाला। अब मुझे एक चीज बताओ, फैक्ट्री ने ऑर्डर कब दिया था, फैक्ट्री ने ऑर्डर कब दिया 15 दिसंबर, मिला कब जनवरी में। मेरे पास जो स्टोर लेजर है उसमें एंट्री कब करोगे 15 दिसंबर या फिर 5 जनवरी को, 5 जनवरी को। क्यों मिला कब 5 जनवरी को, क्यों कौन से कॉलम में रिसीव्ड कॉलम में, ठीक है। यानी कि इस तारीख को एंट्री होने वाली यहां पर नहीं है। एंट्री कब होगी 5 जनवरी को 10,000 की, बात समझे यहां पर। तो 10,000 का स्टॉक है, किस रेट पर 9930। डन बच्चों आगे बढ़े यहां पर। एमआरएन यानी कि मटेरियल रिटर्न नोट, नीचे दिया होगा आपको मेरे ख्याल से, ये रहा मटेरियल रिटर्न नोट, ठीक है। जैसे पैसा जैसे गुड्स आई तो उसके लिए क्या हो गया गुड्स रिसीव्ड नोट, वापिस किया मटेरियल रिटर्न नोट। डन बच्चे यहां पर तो हमने कितना वापिस कर दिया 500। अच्छा एक चीज बताओ, इससे पहले मेरे पास कितना ओपनिंग स्टॉक था 3500, किस रेट पर 9810। ये बच्चों रेट है, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एवरेज, यानी 13,500 मेरे पास हो चुका है इस वैल्यू पर जो भी है, ठीक है। यहां कोई डाउट। अच्छा दूसरी बात, ये एंट्री मेरी हो चुकी है अभी तक, ये भी मेरे पास क्या है ऑर्डर है, इसकी एंट्री कब होगी जब रिसीव होगा। यानी ये सब ऊपर मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, स्टोर लेजर के भी आपके काम आने वाली यहां पर नहीं है। आगे बात है यहां पर। अच्छा एक चीज बताओ, हमने कितना वापस कर दिया 500 वापस किया तो 500 इसमें से क्या होगा कम हो जाएगा। कौन सा वापस किया ये वाला, और ये आया किस रेट पर था 9930, तो वापस भी किस रेट पर होगा 9930। ये बात समझते हो यहां पर। डन बच्चे यहां पर तो इतना अमाउंट कम हो जाएगा। मेरे पास कितना बचा 13,000 इस वैल्यू पर हो जाएगा। आगे बढ़े यहां पर। अब क्या बोल रहा है मटेरियल रिक्विजिशन 3,000 मतलब इशू, हमने इशू किया मटेरियल रिक्विजिशन, यानी हमने इशू किया, कितना इशू किया 3,000, तो इसमें 3,000 इशू कर दिया, कितना बचा मेरे पास 10,000, उसकी अपनी एक वैल्यू होगी। आगे बोलता है परचेज ऑर्डर नंबर 10। पहले कौन सा परचेज ऑर्डर था 8 पूरा हो चुका है, फिर कौन सा ऑर्डर था 9, अब कौन सा है 10, यानी मेरे दो ऑर्डर पेंडिंग यहां पर, कौन कौन से 9 और 10। समझते बात यहां पर। आगे मटेरियल रिक्विजिशन
4500, हमने फिर से क्या किया, 4500 का इशू कर दिया, तो 10,000 4500 चला गया, कितना बचा 5500। गुड्स रिसीव्ड नॉट 10,000, ये कौन सा बच्चा रिसीव हुआ 09 के अगेंस्ट, और 09 का प्राइस क्या था 9780, तो 9780 हिसाब से वैल्यू प्लस हो जाएगी, कितना आपके पास हो गया 15,500। मेरे बाद यहां पर कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। मेटेरियल रिटर्न एमआरएन क्या, मेटेरियल रिटर्न कितना वापस कर दिया 400, 400 वापस कौन सा करेंगे 9780 वाला, क्यों वही तो वापस किया है। डन बच्चे, यहां पर कितना बचा आपके पास 15,100। आगे बढ़ते हैं, इशू किया 2200 और 1500, एक बार 2200 इशू किया, एक बार 1500 इशू कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा ये 12,400, आई थिंक 12,400, 11,400, 11,400। यहां पे डाउट, ये हमने इशू कर दिया, चलो। गुड रिसीव्ड नोट कौन सा रिसीव हुआ, ऑर्डर नंबर 10 वाला, कितना बचा यहां पर 10,000, तो मिला के कितना हो गया 21,400। डन। अब कहता है इशू हमने कर दिया, एक बार 4,000 और एक बार 3200, कितना बचा है यहां पर, हाँ जी 14,200 हो जाएगा। तो इसके बेस पर आप क्या डालोगे यहां पर, स्टोर लेजर फॉर द पेड फ्रॉम दिस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, इतना हो जाएगा। पॉइंट डी में कोई दिक्कत, तो रफली बात कर रहा है यहां पर बच्चों। डन। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ चुका है, शुरुआत में क्या दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक, वहां से क्या आ जाएगा एवरेज, कंजम्पशन भी आपके पास आ जाएगी, और उसके बेस पर क्या आ जाएगा, एक तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यूज, ये क्या बोल रहा है कंजम्पशन, और नीचे क्या बोल रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तीनों पॉइंट आपके हो जाएंगे। अब बचा क्या आपके पास, देखो जो ये वाला हिस्सा जो समझाया मैंने भी आपको, ये सिंपल है, पर जो नए पॉइंट आपके पास क्या है, इसमें से आपको क्या निकालना है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल। बात समझे यहां पर, तो इस क्वेश्चन से कहने की आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। बात समझे, स्टडी मैट के बच्चों क्वेश्चन है, अब तक एग्जाम में आया नहीं है, और अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, यू नेवर नो, मुश्किल नहीं है, अच्छा है, तो सारे पॉइंट्स कवर करता है। अब बच्चों रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, समझते बात है यहां पर। और मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल माइनस प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड, और मिनिमम लेवल का फॉर्मूला आपके पास क्या था, ROL माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। अब मेरी बात सुना ध्यान से, मैं इसी क्वेश्चन दोबारा समराइज कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन, इस सब सारी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, हम देना बस आराम से, अभी नोटिंग मत करना। सबसे पहले क्या बोल रहा है 36 में 15 दिसंबर को हमने ऑर्डर नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर कौन सा प्लेस किया 008, कितने का 10,000 का इस रेट पर, समझते बात यहां पर। फिर हमें 30 दिसंबर को ऑर्डर नंबर कितना प्लेस किया 09, 10,000 का इस रेट पर। फिर आपको क्या बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक के अलावा क्या दिया हुआ है GRN, मतलब गुड्स रिसीव्ड नॉट, पहला हमें कब मिला 5 जनवरी को, कब मिला 5 जनवरी को, कितना मिल गया 10,000, ये वाला मैंने इसके सामने लिखा हुआ है। आ रही बात है यहां पर, हमने ऑर्डर कब किया था 15 दिसंबर को, और हमें मिला कब 5 जनवरी को, और हमें उसी तारीख को 500 का वापस भी यहां पर किया है, समझते बात यहां पर। यानी बच्चों माल पहुंचने में समय लगा, ऑर्डर कब किया था 15 दिसंबर, मिला कब 5 जनवरी, आगे बात यहां पर। तो अगर मैंने 15 दिसंबर को ऑर्डर प्लेस किया 008, मिला कब 5 जनवरी, कितने डेज आपके पास हो गए, 15 को ऑर्डर प्लेस किया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वर्बली काउंट मत करना, गलती कर जाओगे, हमेशा फिंगर में काउंट किया रहो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 दिसंबर है, 31, 1, 2, 3, 4,
कितने आपके पास हो गए? 4 तो 21 होना चाहिए ना। हाँ 12 और 9 21। जो 5 तारीख है जो मिला आपको उसको काउंट यहां पर नहीं करना है। कितने डेज आपके पास हो गए यहां पर? 21। आगे बढ़े यहां पर। इसके बाद बच्चों क्या बोल रहा है? रिटर्न आपका हो गया है, इशू किया हमने कितना? 3000 कब? 6 तारीख को। आगे बढ़े यहां पर। फिर हमने परचेज ऑर्डर एक और प्लेस किया 7 जनवरी को। डन बच्चों यहां पर 10,000 का। आगे क्या बोल रहा है? इशू हमने किया कितना? 4500। डन। गुड रिसीव्ड नॉट। कौन सा रिसीव हमें हुआ? ये वाला 2000 सॉरी 09 वाला 12 जनवरी को हमें क्या हो गया? रिसीव हो गया। ऑर्डर कब किया था? 23 को। मिला कब? 12 को। तो मुझे एक चीज बताओ, 30 को ऑर्डर प्लेस किया, 12 को मिला, 13 को मिला? अच्छा 13 को हमने क्या किया? वापस भी किया है। 13 को हमने वापस किया ना यहां पर 400 का। हाँ 10,000 में 400 वापस किया है, तो ये 13 तारीख काउंट करेगा। ठीक है। 30 31 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 और 3 नहीं कितने हुए? हाँ 12 को मिला ना। ठीक है। कितने डेज आपके पास हो गया यहां पर? 14। डन बच्चे यहां पर। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? 15 तारीख को हमने इशू किया 2200 का, 24 को इशू किया 1500 का, और 2010 के अगेंस्ट हमें कब मिला? 25 जनवरी। डन बच्चे यहां पर। फिर से काउंट करो 7 1 से ले 25 जनवरी। कितने डेज आपके पास हो गए यहां पर? 18। इतना हो जाएगा। समझाता हूं अभी। कितना डेज आपके पास हो जाएगा यहां पर? 18। आगे क्या बोल रहा है? हमने फिर से कितना इशू किया? 4000 और 3200। डन बच्चे यहां पर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये आपके पास समरी होगी यहां पर। अब बात सुनना, पहला पॉइंट, और मुझे आपसे जानना हो रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या आप कह सकते हो कंपनी यहां पर बार बार कितना रीऑर्डर कर रही है? कंपनी बार बार कितना रीऑर्डर कर रही है? 10,000। तो आरओक्यू क्या बनना चाहिए? 10,000। आ रही बात है यहां पर। सर वो तो फॉर्मूला था बच्चों, फॉर्मूला किसका था? ईओक्यू का। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रीऑर्डर एंड इकोनॉमिकल। बात समझे यहां पर। हर ऑर्डर जो आपने सप्लायर को प्लेस किया वो क्या होता है? रीऑर्डर, और वो इकोनॉमिकल होके यहां पर नहीं चलता। और हमें क्या चाहिए यहां पर? रीऑर्डर क्वांटिटी एज पर डाटा। बात समझे यहां पर। दूसरी बात, मुझे एक चीज बताओ, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी बनती है? कंजम्पशन कहां से मालूम चलेगी? इशू से। और इशू क्या मालूम चलेगा? मैक्सिमम कितना कंज्यूम किया? 4500। मिनिमम कितना कंज्यूम किया? 1500। तो इसके बेस पर क्या आ जाएगा? एवरेज कंजम्पशन। आ रही बात है यहां पर। तो बच्चों आपके पास एक तो क्या आ गया? रीऑर्डर क्वांटिटी, दूसरा मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। फिर बच्चों आपने क्या निकाले? डेज। डेज किस क्या है यहां पर? डिलीवरी के। आप बता सकते हो मैक्सिमम डिलीवरी, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना बनता है यहां पर? 21। मिनिमम कितना बनता है? 14। तो एवरेज कितना हो गया? 17.5। डन बच्चे यहां पर। अब रीऑर्डर लेवल क्या था? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। बात समझे यहां पर। ये प्रैक्टिकल ऐसे ही निकालते हैं। हमने जो इससे पहले किया था हमें सारी इंफॉर्मेशन वहां पर गिवन थी। डन बच्चे यहां पर। तो मैक्सिमम कंजम्पशन ऊपर आ चुका है, मैक्सिमम टाइम भी आपके पास आ चुका है। मैक्सिमम लेवल क्या था? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल ऊपर आपके पास आ गया ये वाला। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी आपके पास है? 10,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड। अब मिनिमम कंजम्पशन 1500 और मिनिमम डिलीवरी पीरियड आपके पास था 14 डेज। समझ सब बात यहां पर, इसमें कोई डाउट? तीसरा पॉइंट बच्चों आपके पास क्या था इसमें? मिनिमम लेवल। ठीक है, ये आपके पास क्या? रीऑर्डर लेवल आ चुका है। नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। क्या नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है? नहीं, तो आप क्या लोगे? एवरेज। नॉर्मल डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है? नहीं, तो क्या लोगे? एवरेज। तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा। डन बच्चे यहां पर। तो इसमें जो डाउट आपका एक बीच में आया था, यहां पे डेज आप एक बार दोबारा काउंट खोलो कितने बनते हैं? 12 13 तक आया बच्चों। 12 2 14 आपके पास हो जाए ना 14 डेज। ठीक तो है।
नहीं नहीं, आपने बोला था डेज वैसे काउंट नहीं हो रहे हैं। चलो मेरी बात सुनो, यहाँ पे 13 तक आपके पास आएगा, ठीक है, लॉजिकली 12 तक आना चाहिए, पर ऐसे ही तो 13 के लिए चलता है। अब मेरी बात समझे, यहां पर जब आपको रिसीव हुआ 12 तारीख तक, वैसे वहां तक आना चाहिए, पर वो कह रहे कि आपने 400 का इसी वापिस किया था, आपने 400 वापिस किया 13 तारीख को, अब वहां तक काउंट करके यहां पर चलिए, समझिए बात यहां पर। तो 13 तारीख तक आप डेट लोगे तो 2 दिन आपके दिसंबर के हो जाएंगे और 12 दिन आपके जनवरी के, ठीक है। जिस तारीख को डिलीवरी करते हैं वो काउंट मत करो, या जिस तारीख को ऑर्डर किया वो मत काउंट करो, एक ही बात है। जैसे मान लो आपने आज ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया और कल आपको मिला माल, आप क्या बोलते हो, एक दिन में डिलीवर हुआ, 2 दिन में डिलीवर हुआ, आप एक दिन काउंट करते हैं ना वहां पर। आज आपने ऑर्डर प्लेस किया, कल आपको मिला, कोई एक दिन कम कर दो, ऑर्डर वाला या फिर डिलीवरी वाला। अब मेरी बात हो रहा है यहाँ पर, तो उसी प्रकार हमने यहाँ पे एक दिन कम किया हुआ है, ऑर्डर वाला या फिर डिलीवरी वाला। आई होप आप मेरी बात हो रहे होंगे यहाँ पर। डन बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा। और इसे बच्चों मैंने ना जो स्टोर लेजर है वो मैंने नहीं बनाया हुआ है, वो आपके लिए ऐसा होमवर्क रहेगा, वो आसान काम है। स्टोर लेजर मेन पॉइंट आपके पास ऊपर वाले थे, ठीक है। अब फिर भी कंफ्यूजन हो, ये क्वेश्चन आपका स्टडी मेट का है, तो वहां से भी आप आंसर दे सकते हो। बच्चों हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना है। ये बात समझिए आराम से, इस बात को दिमाग बिठा लीजिए, चाहे आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, चाहे चैप्टर आता हो चाहे ना आता हो। पॉइंट समझे यहाँ पर, नॉलेज होना एक अलग चीज है और नंबर निकालना एक अलग चीज है। समझे बच्चे बात यहाँ पर, तो अपनी क्लैरिटी दिमाग रखिए चलिए यहाँ पर। और मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स, कि भाई ये मुझे पसंद है हम इसको ज़्यादा पढ़ेंगे, ये कम पसंद है हम इसको कम पढ़ेंगे।
उस चीज को लेके मत चलना। आपको इस चीज मतलब ही नहीं है कि सब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट ये है हमें हर एक में पास होना है और ओवरऑल और बोर्ड ग्रुप है 300 नंबर चाहिए। समझ बात यहाँ पर। और वो तभी पॉसिबल है जब आप कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देके यहाँ पर चलो। ऑब्वियस है जिसमें नंबर ज्यादा चाहिए उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी होगी, पर मिनिमम 3 से 4 बार तो हर एक पढ़ना है आपको। जिसमें नंबर ज्यादा चाहिए उसको 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो। गॉट इट? ठीक है ना। पर ये नहीं कि नंबर चाहिए 60 प्लस उसको 4 बार पढ़ लिया, नंबर चाहिए 40 पढ़ा एक ही बार, उससे बात नहीं बनेगी। डन। तो अब जैसे ही चैप्टर मेरा मानना है कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसको 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे तो आपकी 80-90% एक्यूरेसी हो जाएगी। समझे बात है यहाँ पर। और इतनी भी एक्यूरेसी है तब भी एग्जाम नंबर बहुत अच्छे आते हैं। हालांकि मैं क्लास में कोशिश ही करता हूं कि हमारी एक्यूरेसी क्या हो यहाँ पर 100%। समझे बात है यहाँ पर। ताकि अगर यहाँ पे सोचे 100% तो बच्चों एग्जाम में क्या होगा 70-80% एक्यूरेसी हमारे पास होगी। यहाँ पे हम सोचे 70% तो एग्जाम में कम ही होना है। तो 3 से 4 बार। और जिनका सितंबर अटेम्प्ट है तो बच्चों आप अपना टाइम आपके पास है, ठीक है ना। आपका जो शेड्यूल है वो क्या होना चाहिए, एक जो क्लासेस आपके मिस नहीं होनी चाहिए। घर जाने के बाद जो सेंटर पे काम हुआ वो आपको रिवाइज करना है, इस ऑर्डर में आपको चलना है, ठीक है। फिर जो आपके टेस्ट है उस पर टाइम डिवोट करना है। और आप उसके बाद टाइम बचता है और आपको पढ़ने का शौक है, ठीक है ना, तो आप रिवाइज कर सकते हो। अब मेरी बात समझे यहाँ पर। ये कई बार क्या होता है ना, बच्चा क्या करता है, जैसे जब सब्जेक्ट ज्यादा हो जाते हैं इधर उधर से आवाज भी आती है फ्रेंड्स की, कहीं और की, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा रूटीन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। वो चीज मत कर देना यहाँ पर। रिवीजन तभी करना जब टाइम आपके पास हो, लेक्चर मिस मत करना, पहली बात। दूसरी बात, डेली का काम डेली पूरा होना चाहिए। टेस्ट के लिए डेली का काम मत छोड़ना। ये बात सुना ध्यान से यहाँ पर। पहली बात, सिलेबस पूरा होना चाहिए। सिलेबस पूरा होगा तो बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी। सेकेंडली, डेली काम डेली रिवाइज होगा तो बाद में रिकॉल करने में आपको आसानी रहेगी। थर्ड, टेस्ट। चौथा, टाइम बचा हुआ है और आपको लगता है कि नहीं रिवाइज किया जा सकता है, कोई एक सब्जेक्ट, सारे नहीं, कोई एक उठा लो जिसमें आपको नंबर ज्यादा चाहिए। स्पेशली जो आपके प्रैक्टिकल है बच्चों में नंबर आते हैं। बात समझे यहाँ पर। हिस्टोरिकली आप चेक कर लेना, ट्रेंड 10 साल का, 12-20 साल का, 30 साल का, जो आपके सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है वो नंबर हमेशा आपको ज्यादा मिलेंगे। बिकॉज हमारा जो माइंड है ना वहां पे अलर्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, मान लो आप एसएम पढ़ोगे तो एसएम आपको लगेगा यार थ्योरी है, तो पहले जब बोलते थ्योरी है तो ना चढ़ी जाती है वहां पर, थ्योरी है यार बेकार है। मेरी बात समझे वहां पर। तो एक इंटरेस्ट जो है ना उतना बनता नहीं है वहां पर। मेरी बात समझे। तो याद करना है, कौन इतनी मेहनत करे, समझे बात यहाँ पर। नंबर आते हैं पर उतनी मेहनत करे कौन। प्रैक्टिकल में क्या होता है, आप ऑटोमेटिकली मेहनत करते हो अपने आप, कहना नहीं पड़ता है। लगता है कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आपका जो एफर्ट होता है हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एफर्ट वही करना जहां से आपको नंबर निकालने हैं। मतलब 3 से 4 बार तो पढ़ना ही है, पर जहां नंबर 60 प्लस 70 प्लस चाहिए वहां आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। और उस बात का कोई एक्सक्यूज यहां पर नहीं है। समझे बच्चों बात यहां पर। हो जाएगा, इसे नोट डाउन अच्छे रहेगा अभी। ये चीज मैं आपको बार बार रिपीट करता हूं पहली क्लास से अभी तक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको फॉलो नहीं करोगे 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले आप स्टडी मैट छोड़ दोगे, बस सर का मॉड्यूल पढ़ लेते हैं वही बहुत है। वो बहुत नहीं होता बच्चों, उतना हो जाए कि हम पढ़े नहीं शुरुआत में, उसमें क्या लगता है इतना हो जाए हमसे इतना बहुत है, ठीक है। पर वो कहता है हैबिट्स होती हैं, फिर 2 महीने बचेंगे, एक काम करता है ये भी हमसे नहीं हो रहा है, यूट्यूब पे ढूंढते हैं हाउ टू पास सीए इन 1 मंथ। फिर वो क्या बोले स्टडी मैट, अरे यार हमने पढ़ा ही नहीं आज तक, हम तो अभी क्या पढ़ रहे थे, सर का मॉड्यूल पढ़ रहे थे, अब स्टडी मैट पढ़ना पड़ेगा। मॉड्यूल गया भाड़ में, उठाया स्टडी मैट। मेरी बात समझे यहाँ पर। अब स्टडी मैट में क्या होता है, कई बार सोल्यूशन अलग तरीके दिए होते हैं, वो समझ में नहीं आता क्या दिया हुआ है, पॉइंट समझे यहाँ पर। और फिर बच्चा वहां पे कंफ्यूज, फिर वो देखता है कि यार उस टीचर ने बताया था यूट्यूब के ऊपर, फिर उसकी क्लासेस चालू कर देते हैं।
ये होता है, अब मेरी बात सुन लो यहाँ पर, ये होता है। तो फिर अब जो पहले क्लास देखी थी वो सारी वेस्ट होगी, पॉइंट समझे यहाँ पर। और जब तक एग्जाम आता है होता कुछ नहीं। वो कई बार होता नहीं, जब हम पढ़ते हैं पहले +2 तक, मान लो पढ़ना मैथमेटिक्स पढ़ना, मैथ पढ़ना है, थोड़ा मुश्किल है, एक काम करता हूँ अकाउंट्स पढ़ लेता हूँ, 1 घंटे बाद पढ़ूँ वहाँ पर। जब अकाउंट पढ़ने बैठे, यार ये तो किया हुआ है, एक काम करता हूँ वो पढ़ लेता हूँ इकोनॉमिक्स, पढ़ूंगा 2 घंटे बाद। अब बैठा हो था ही पढ़ने के लिए, 2 घंटे बाद पढ़ूंगा। जब पढ़ने बैठे इकोनॉमिक्स, छोड़ना यार आज मूड नहीं है। सोरे बात है यहाँ पर, बच्चा अल्टीमेटली पढ़ता ही कुछ नहीं, उसको एक्सक्यूज चाहिए होता है ना पढ़ने का। तो सेम लॉजिक बच्चों यहाँ पर भी है। तो जब ध्यान रखना, अगर इस टाइम यूटिलाइज करोगे उतना बाद में आपके लिए इजी रहेगा, वरना अल्टीमेटली ग्रेजुअली चीजें आप लीव आउट करते चलोगे। कि बच्चे हमारे पास आते हैं जो हमसे पढ़ते हैं, तो शुरुआत में उतना एफर्ट नहीं होता है, एट द एंड यूट्यूब पर आ जाते हैं हाउ टू पास, ठीक है। और उस यूट्यूब वाला क्या बोलता है हमेशा, स्टडी में पढ़ लो पास हो जाओगे। और बच्चों में इतनी कॉमन सेंस नहीं होती है, और स्टडी में पढ़ के ही पास हो सकते हैं यहाँ पर, तो सारी दुनिया से बन जाते हैं। अब बात समझे यहाँ पर। फिर जो रिजल्ट आपका है वो 15% क्यों होता, 85 जो बच्चा फेल हो रहा है वो क्यों फेल हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बार कह रहा हूं, जहां आपने फीस पे की है, ठीक है ना बच्चों, यूट्यूब में काम तो फ्री में हो जाता, जहां आपने फीस पे की है अराउंड 1 लाख, और उसके बावजूद भी आप उस सेंटर बिलीव नहीं करते हो, फिर उससे मतलब आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो पैसे देने के बावजूद अगर आपको अकल नहीं आ रही है, तो मेरे को एक चीज, आप मूर्ख बने आप अल्टीमेटली। गलत कह रहा हूं मैं यहाँ पर, मेरी बात समझिए यहाँ पर। तो अब जब कई बार बच्चे फाउंडेशन में आते हैं, फीस पे करते हैं, कुछ नहीं करते, मैं उनको बोलता हूँ कई बार मजाक में कि बच्चों क्या तुमने यहाँ फीस पे की, तुम्हें पढ़ना ही नहीं था, तुम्हें इंजॉयमेंट करनी थी, तुम वैसे घूमने आते हैं शिमला शिमला, तुम्हें लगता है कि हम तुम इंजॉय करके भी आ रहे हो वहां पर। इसका जो स्टोर लेजर बना लो अल्टीमेटली हो जाएगा। हो जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 आपके लिए होमवर्क में है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। इसमें आपका लिफो भी है, फीफो भी है और एवरेज भी है, ठीक है। 38 बहुत इजी है। और 35 पढ़िए एक बार, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द सनराइज इंडस्ट्री फॉर द अप्रैल 20।
ये बच्चों ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 100 यूनिट्स 5 रुपए के अकॉर्डिंग, ये परचेज है, ये इशू है। अब यहाँ पे परचेज अलग है, इशू अलग है, तो डेट्स आपको रिकंसाइल करनी पड़ेगी। इससे पहले क्या था, आपको परचेज इशू दिया हुआ था, यहाँ ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, वो देना पड़ेगा आपको कौन सा परचेज कौन सा इशू हो रहा है। कैलकुलेट फीफो एंड लीफो, दो तरीके आपको अप्लाई करने हैं। मेन बच्चों मेरे लिए पॉइंट बी है जो मुझे आपके पास समझानी है, ठीक है। तो पॉइंट बी में आने से पहले एक बार वर्बली बात करते हैं। मान लो फीफो आपके पास है, डन बच्चे यहां पर। अब मेरे पास सुनना ध्यान से, मैं इसको वर्बली बात करूंगा कि मेरे पास कितना स्टॉक है 100 का, किस रेट पर 5 रुपए। मैंने इसके अलावा कितना परचेज किया 300, 500 और 600। यानी बच्चों मेरे पास टोटल पूरे महीने में कितना हुआ 100 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 600, कितना हो गया आपके पास 1500। डन बच्चों यहां पर मैंने महीने में कितना इशू कर दिया 1150, कितना बचा मेरे पास 350, कितना बचा यहां पर 350। अब मैं आपसे पूछूं यहां पर जो 350 बचा होगा वो किस में से बचा होगा, जो 350 बचा होगा वो किस में से बचा होगा। सर वो देना पड़ेगा बना के, नहीं बच्चों सीए हो बीकॉम नहीं कर रहे हो, सोचो एक बार 350 बचा होगा किस में से बचा होगा, लास्ट वाले में से। वेरी गुड, क्यों, जो कंज्यूम कर रहे हैं वो तो पहले इस्तेमाल हो गया होगा, बात समझे यहां पर। फिर भी वर्बली एक बार चेक करो, तो वर्बली क्यों कह रहे हो बार बार, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है डोंट ड्रॉप द स्टोर लेजर। उन्होंने बोला ही नहीं आपको स्टोर लेजर बनाने के लिए, और आप बना के आओगे क्या नंबर मिलेंगे इस बात के, नहीं, टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, जो क्वेश्चन किया जा सकता है वो रह जाएगा एग्जाम में। मेरी बात समझे यहां पर, ठीक है। तो हमें वर्बली बात करनी होगी। चलो एक बार वर्बली बात करते हैं। मेरे पास कितना स्टॉक था 100 का, कितने वाला 5 वाला। मैंने परचेज किया 5 तारीख को, कितना 300, 6 वाला। इशू कब कर दिया 6 तारीख को, कितना 250, 250 इशू कहां से किया होगा 100 तो ये वाला इशू कर दिया होगा, और 150 ये वाला, कितना बचा आपके पास 150, ये होना चाहिए ना। कि बच्चों 8 तारीख को मैंने फिर परचेज किया कितना 500, 7 रुपए के अकॉर्डिंग, डन बच्चों यहां पर। फिर 10 तारीख को मैंने 400 इशू कर दिया, 400 कौन सा इशू किया होगा 150 ये वाला, और 250 ये वाला, यहां से कितना बचा 250। समझते बात है यहां पर। मैंने फिर परचेज किया 12 तारीख को कितना 600, 8 रुपए का, और 14 को इशू किया 500, 500 कौन सा इशू किया होगा 250 और 250, यानी अल्टीमेटली मेरे पास लास्ट वाले में से कितना बचा 350। आई बात यहां पर, बचना तो उतना ही है अल्टीमेटली। डन बच्चे यहां पर 350 यहां पर बचा, जिसका रेट कितना मेरे पास आएगा 8 रुपए हो जाएगा। अच्छा मान लो यहां पर लीफो होता तो जो आपके पास बचेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा 350, बचा 350 अल्टीमेटली। भाई क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने 40 बाहर निकाल दिए, कितने बचे यहां पर 10। अब 40 बाहर निकाले जैसे मर्जी निकाल ले हो रैंडमली, या जिनसे मेरे खुंदक है, ठीक है मेरी बात हो रही है यहां पर, तो जो भी कह लीजिए आप उसको, मैंने जो मर्जी थ्योरम अप्लाई की हो, जो मर्जी अप्रोच अप्लाई की हो, अल्टीमेटली क्लास में कितने बचेंगे 10। ठीक उसी प्रकार आप फीफो अप्लाई करो, लीफो अप्लाई करो, या एवरेज अप्लाई करो, ये तीनों अप्लाई किस पर होते हैं प्राइस पर, ना कि इन्वेंट्री पर। आप इस लाइन को वापस समझ रहे होंगे। अब यहां पर अप्लाई काम होते हैं प्राइस पर, तो जो इन्वेंट्री या स्टॉक है वो तो मेरे पास क्या रहेगा सेम रहेगा 350 यहां पर। समझते बात है यहां पर। दूसरी बात 350 जो बचेगा वो कहां से बचना चाहिए पहले वाले में से, कि लास्ट वाला तो क्या हो चुका हुआ कंज्यूम हो चुका हुआ। अब पहले वाला कौन सा होगा, सबसे पहले वाला कौन सा होगा, एक तो ओपनिंग स्टॉक, हालांकि आपको वर्बली चेक करना पड़ेगा पर समझने के लिए, एक तो आपका ओपनिंग स्टॉक और एक ये वाली परचेज, यही होना चाहिए रफली, ठीक है। अब देखते हैं एक बार वन बाय वन। मेरे पास शुरुआत में कितना है 100, 5, कितना परचेज किया 306, पहले कौन सा इस्तेमाल किया 250, किस में से
300 में से। अच्छा कितना बचा यहाँ पर 50। आ रही बात है यहाँ पर मैंने फिर से परचेज किया कितना 500 किस रेट पर 7 रुपए। अब मैंने कितना इश्यू कर दिया 400 किस में से 500 में से कितना बचा 100 डन बचे यहां पर। फिर से मैं कितना परचेज किया 600 8 रुपए पर और इसमें से कितना इश्यू कर दिया 500 कितना बचा 100। इसको हम क्या बोल रहे हैं वर्बल कैलकुलेशन। आ रही बात है यहां पर। अब इस वर्बल कैलकुलेशन में मेरे पास टोटल कितना आना चाहिए 350। 100 तो मेरे पास ये हो गया 50 100 एंड 100 कितना 350। तो हर एक में से एक हिस्सा आपके पास आके यहां पर चल रहा है। आई बात है यहां पर किसी बच्चे डाउट। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है यूजिंग द फीफो एंड लीफो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक। डन बच्चे यहां पर। अपने कंजम्पशन भी आपसे पूछनी है। अब गलती ना हो उसके लिए आप क्या बनाओगे यहां पर स्टोर लेजर। फिर ऐसे करोगे कि गलती यहां पर कर जाओगे ठीक है। या एज अ वर्किंग नोट कैलकुलेशन दिखा सकते हो भाई इसमें से ये इस्तेमाल हुआ इसमें से ये इस्तेमाल हुआ वो भी चल जाएगा। बात समझे यहां पर। तो बाकी स्टोर लेजर बना सकते हो एज अ वर्किंग नोट उसे आपसे पूछा नहीं है। सेकेंडली वो आपको क्या बोल रहा है एक्सप्लेन वाई फिगर इन ए एंड बी ऑफ दिस क्वेश्चन आर डिफरेंट। मतलब यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा एज पर लेफो और एज पर फीफो जो भी क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आएगा उसकी वैल्यू में क्या होगा डिफरेंस होगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में क्या होगा डिफरेंस होगा। वो क्या डिफरेंस क्यों है वाई देयर इज अ डिफरेंस अंडर टू मेथड ऑफ द प्राइसिंग ऑफ द मटेरियल इशू। डन बच्चे यहां पर। अब बच्चों डिफरेंस क्यों है क्योंकि देयर आर सम रीजंस। अब रीजन क्या है उसके लिए आपको क्या बनाना होगा स्टोर लेजर तभी आपको बात क्लियर हो पाएगी। समझाने के हिसाब से कह रहा हूं यहां पर तभी आपको बात क्लियर होकर यहां पर चलेगी। मेरी बात समझे यहां पर। तो अब मेरे पास ना स्टोर लेजर है नहीं इस समय। क्वेश्चन नंबर 35 देखो एक बार। एक डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसने आपसे क्या पूछा है पॉइंट ए में जो दो वैल्यू कंप्यूट की है लीफो और फीफो में दोनों की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट। क्वेश्चन आ रहा समझ में यहां पर दोबारा देखो क्या बोल रहा है। कहता है पहली बात पॉइंट ए में आपने क्या निकाला कंजम्पशन और स्टॉक एज पर फीफो एज पर लीफो। यही बात बच्चों आपके पास। पॉइंट बी में क्या बोल रहा है वाई द फिगर इन ए एंड बी। ए एंड बी कौन सा है ए एंड बी। डन बच्चों यहां पर फिगर इन ए एंड बी आर डिफरेंट। क्यों कंजम्पशन की वैल्यू फीफो में और लीफो में क्या होगी डिफरेंट। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फीफो और लीफो में क्या होगी डिफरेंट। वो पूछ रहा है ऐसा क्यों है वाई देयर इज अ डिफरेंट। तो देखिए पहला पॉइंट कहते क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में डिफरेंस क्यों है। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कितना मेरे पास आया था 350। फीफो में सारा क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचा था एंड में से। लीफो में आपका कुछ ओपनिंग स्टॉक था कुछ पहली परचेज दूसरी परचेज और तीसरी परचेज। बात समझे यहां पर। जब आपका अलग अलग सिचुएशन से क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है अलग अलग वैल्यू पे आ रहा है तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू भी क्या होगी डिफरेंट होगी। तो देखो एक बार इन केस ऑफ फीफो ऑल द 350 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बिलोंग टू परचेज मेड ऑन 12 अप्रैल। ये बात आ रही समझ यहां पर। फीफो में सारा क्लोजिंग स्टॉक किस में से आया था 600 में से। 600 कौन सा था 12 अप्रैल वाला। वेयर एज अंडर लीफो these units were from the opening balance purchase made on this and this। डन बच्चों यहां पर ड्यू टू डिफरेंट परचेज प्राइस पेड बाय द कंसर्न on different days the value of the closing stock under LIFO and FIFO will be different। आई होप आपको मेरी वाली बात समझ में आ रही होगी। डन बच्चों यहां पर किसी बच्चे डाउट आगे बढ़े यहां पर।
दूसरा पॉइंट वो कहता है वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये डिफरेंस क्यों है? कंजम्पशन बच्चों कहां से मालूम चलती है? अभी इसको छोड़ो, यहां पर कंजम्पशन मालूम कहां से चलेगी? इशू कॉलम में। अब मुझे एक चीज बताओ, इशू कॉलम में जो क्वांटिटीज है वो तो सेम रहेगी, पर रेट आपके पास क्या होगा? डिफरेंट। फीफो का रेट क्या बोलेगा? जो पहले आया था वो उठाओ। लिफो क्या बोलेगा? जो बाद में आया था वो उठाओ। मेरी बात समझे? यहां पर डेट वही रहेगी, क्वांटिटी वही रहेगी, पर रेट आपके पास क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझे? यहां पर मैंने यहां पे कोई स्टोर लेजर नहीं बनाया है, मैं वर्बली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास हो होंगे यहां पर, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, पहली कंजम्पशन, पहला इशू कब हुआ था? 6 अप्रैल को। फीफो में जो पहला इशू है, वो जो आपने इशू किया पहला इशू, वो उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल किया होगा? ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज। लीफो में क्या इस्तेमाल किया होगा? परचेज। नहीं समझ पा रहे बात? यहां पर विजुलाइज कर पा रहे हो? तो हमने बच्चे ये लिखा 6 अप्रैल को 100 रुपए वॉज मोर चार्ज टू प्रोडक्शन इन लेफो। सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ? मुझे एक चीज बताओ, 6 अप्रैल को फीफो में आपने 6 अप्रैल को कितना कंज्यूम किया? 250। 250 जो कंज्यूम किया फीफो में, कहां से कंज्यूम किया होगा? एक तो 100 5 रुपए वाला, और एक 150 6 रुपए वाला। तो 500 और 900 कितना हो गया? 1400। लीफो में जो 250 है वो कौन सा कंज्यूम किया होगा? 6 वाला। कितना कंज्यूम हो गया? 1500। डन बच्चे यहां पर? यानी कि यहां पर कंजम्पशन की वैल्यू कितनी है? 1400। यहां पर कितनी वैल्यू है? 1500। तो लीफो में कितना फालतू लगाया? 100 रुपए। लगाने को आप क्या बोलते हो? चार्ज। चार्ज क्या होता है? डेबिट करना। पढ़ना अकाउंट्स के अंदर चार्ज आपके पास क्या होता है? डेबिट करना। तो हम क्या बोल रहे हैं? 100 रुपए ज्यादा चार्ज हुए इन लीफो मेथड। 1500 माइनस 1400। आई बात है यहां पर? किसी बच्चे डाउट? ये इंफॉर्मेशन हम कहां से मिल जाएगी? स्टोर लेजर फ्रॉम इशू कॉलम। आई बात है यहां पर? इसी प्रकार अगला इशू कब हुआ? 10 अप्रैल को। अब 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को हमने क्या बोला? 150 वॉज मोर चार्ज इन लीफो एज पर दिस वैल्यू। आई बात है यहां पर? 10 अप्रैल को फिर से कहां से मालूम चल जाएगा? इशू कॉलम से। हमने इसके बाद कब इशू किया? 14 अप्रैल को। फिर से कितना एक्स्ट्रा चार्ज हुआ? 250 रुपए। कहां पर? लीफो में एज पर दिस सॉल्यूशन। डर बच्चे यहां पर? तो 100 रुपए यहां पे ज्यादा चार्ज है, या 150 है, यहां पर 250 है। कितना ज्यादा चार्ज हो गया? 500 रुपए। 100 प्लस 150 प्लस 250, टोटल एक्सेस अमाउंट चार्ज टू प्रोडक्शन अंडर लेफो विल बी 500 रुपए। हो जाएगा? किसी बच्चा डाउट? तो यही बच्चों आपसे पूछ रहा था, ये आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। देखो इसमें आप करना क्या, पहले आप बनाना इसका स्टोर लेजर। शुरुआत में पहली बार करने के लिए स्टोर लेजर फीफो का और लीफो का। बात समझे यहां पर? उसके बाद ये जो मैंने वर्ड्स आपको लिखवाए हैं, ये आपको और बेहतर तरीके से क्लियर यहां पर हो जाएंगे। ये बनाओ अभी दोबारा से, हो जाएगा?
ये मुझे थ्योरी वाला पॉइंट आ रहा समझ में ना, कि यहां पर आपको इशू बाय इशू कंपैरिजन करना है। जो आपके वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक होगी या कंजम्पशन की वैल्यू होगी उसमें हल्का फर्क होगा। वो पूछ रहे फर्क क्यों है? वो फर्क इसलिए है जो कंजम्पशन आपने किया उस समय दोनों में, फीफो और लिफो में, रेट आपके पास क्या था? डिफरेंट। जब रेट आपको डिफरेंट होगा तो कंजम्पशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? वहां पर अलग होके चलेगी। डबल 3 बच्चों आपके लिए होमवर्क में है, स्टडी मैट का आराम से हो जाना चाहिए। 34 हमारा हो गया, 35 हमारा हो गया है, 36, 37, 38 हमारा हो चुका है। यू नोट डाउन। एक आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बच्चों, पेंडिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट नंबर डी है। ये हो जा रहा है एक का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, जेड कंपनी सप्लाइज प्लास्टिक क्रॉकरी टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। जेड कंपनी फास्ट फूड रेस्टोरेंट को सप्लाई कर रहे हैं यहां पर क्रॉकरी, ठीक है। और जो कहां पर है? मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होता है? मेट्रो सिटी। मेट्रो क्या होता है? दिल्ली मुंबई हो गया आपके पास, ठीक है। वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज अ स्पेशल बॉल डिस्पोजेबल आफ्टर इनिशियल यूज। और इसमें एक आइटम का नाम आपको दिया हुआ है और वो आइटम आपके पास क्या है? डिस्पोजेबल है। जब चाउमीन खाते हो ना, आप चाउमीन खाते हो और जो चाउमीन के जो प्लेट होती है वहां पर, एक तो होती है अपना स्टील वाली और एक होती है यूज एंड थ्रो वाली, पेपर वाली। हमने खाया पिया और फेंक दिया। मेरी बात समझे यहां पर? तो जो रेस्टोरेंट है, किस चीज का रेस्टोरेंट है? फास्ट फूड। समझे बात यहां पर? अब जो रेस्टोरेंट है फास्ट फूड, वहां पे जो पब्लिक खाना खाएगी उसके लिए उसके पास जो आइटम है उसके लिए उसको क्या चाहिए? वहां पर क्रॉकरी चाहिए। और उस क्रॉकरी के अंदर एक आइटम कौन सी आपके पास यहां पर है? बाउल आपके पास है जो यहां पर क्या होगी? डिस्पोजेबल है, यूज एंड थ्रो। समझे बात यहां पर? आगे बढ़े। आगे कहता है फॉर सर्विंग द सोप टू इट्स कस्टमर, bowl are sold in a pack of 10 piece at a price of 50 rupees per pack। तो ध्यान पढ़ना, ये क्या बोल रहा है? कहता है हम जो बाउल की सप्लाई कर रहे हैं, एक पैक में कितने पीस हैं? 10। एक पैक में कितने पीस हैं? 10। 50 रुपए जो दिया हुआ है वो किसका प्राइस दिया हुआ है? 1 पैक का प्राइस दिया हुआ है। तो मैं कहता हूं जो 10 पीस है इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 50 रुपए। ये होना चाहिए ना? समझते बात है यहां पर? आगे बढ़ते हैं। डिमांड फॉर द प्लास्टिक बाउल हैव बी फोरकास्ट एट फेयरली स्टेडी रेट ऑफ 40,000 पैक एवरी ईयर। कहता है पूरे साल में जो बाउल आपके पास है इसकी डिमांड कितनी होने की उम्मीद है? 40,000। पूरे साल में 40,000। डन बच्चे यहां पर? The company purchased the bowl from the manufacturer at ₹40 per pack। बात सुना ध्यान से। जेड कंपनी क्या कर रही है? यहां पर सप्लाई कर रही है किसको?
फास्ट फूड रेस्टोरेंट को, और जेड कंपनी इसी को पहले क्या करेगी, परचेज। परचेज किया किस रेट पर, 40 रुपए पर, बेचा किस रेट पर, 50 रुपए पर। समझ रहे बात यहां पर, डन बच्चे यहां पर, इसमें कोई डाउट। अच्छा, जेड कंपनी को मालूम है, जेड कंपनी को मालूम है उसे आगे कितना सप्लाई करना है पूरे साल में, 40,000, तो कितना परचेज करेगी, 40,000। तो मुझे एक चीज बताओ, जेड कंपनी के लिए एनुअल कंजम्पशन कितनी होगी, 40,000। जेड कंपनी के लिए परचेज प्राइस कितना हो गया, 40 रुपए। 50 रुपए का क्या रोल है, कोई रोल नहीं है। क्यों, ईओक्यू में आपको क्या चाहिए, परचेज प्राइस चाहिए, ना कि सेल प्राइस। मेरी बात समझे यहां पर, इसमें कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं, कहता है विद इन 3 days लीड टाइम, डिलीवरी टाइम कितना बच्चों दिया हुआ है, 3 दिन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डरिंग और लेट कॉस्ट 8 रुपए पर ऑर्डर, तो परचेज प्राइस था 40, एनुअल 40,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 8 रुपए। स्टोरेज कितना बच्चों दिया हुआ है, 10%, अप्लाई किस पर होगा, परचेज प्राइस कितना आ गया आपके पास, 4 रुपए। समझते बात यहां पर, इसमें कोई डाउट। पहली गलती कहां पर होती है, हम 50 रुपए उठा लेते हैं, हमें उठाना क्या है यहां पर, 40 रुपए, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, जेड कंपनी की। कहां गया, हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, जेड कंपनी की। डन बच्चे यहां पर। सर क्वेश्चन ये बोला तो है नहीं इसके बारे में। देखो बच्चों, पॉइंट क्या होता है, जिसके कंटेस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसी के नजरिए से क्वेश्चन सॉल्व करके यहां पर चलते हो। बात समझे यहां पर, फास्ट फूड रेस्टोरेंट का ना तो नाम दिया हुआ, कोई इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दी हुई है, यहां पर जेड कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू दी हुई है कि जेड कंपनी परचेज कर रही है, आगे सेल कर रही है, उसकी इतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, उसकी इतनी कैरिंग कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली बात आप किसके नजरिए से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जेड कंपनी। समझते बात यहां पर, पहला पॉइंट। आपको क्या निकालना है, ईओक्यू, बताओ कैसे निकालोगे, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, वैल्यू बोलो वैल्यू, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपए डिवाइड बाय 4 रुपए, कितना आ गया, हाँ जी 400। डन। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर निकालने होंगे आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर पूरे साल कितना चाहिए, 40,000, एक बारी में 400, कितने ऑर्डर आपके पास आ गए, तो डन बच्चे यहां पर। तीसरा पॉइंट, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज। ध्यान पढ़ना, कॉस्ट के 3 हिस्से होते हैं, परचेजिंग, ऑर्डरिंग और कैरिंग। यहां पर कौन सी पूछ रहा है, हाँ जी दोनों। कौन सी नहीं पूछ रहा है यहां पर, परचेज, और दोनों पूछ रहा है, उसका डायरेक्ट तरीका क्या बनता है, अंडर रूट 2AOC। बात समझे यहां पर। तो मेरा मेन पॉइंट है बच्चों पॉइंट नंबर 4, 3 पॉइंट तो आपके रिपीट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 जो हमारे लिए नया पॉइंट है, देखिए, डिटरमाइन व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस शुड, बस यहीं तक, फिलहाल यहीं तक। वो कह रहा है अगला ऑर्डर कब प्लेस करें। मान लो हमने आज एक ऑर्डर प्लेस किया, हमने आज एक ऑर्डर प्लेस किया, अगला ऑर्डर कब प्लेस करें। वो ये नहीं कह रहा कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है, वो ये कह रहा है अगला ऑर्डर कब प्लेस करें। मेरी बात समझे यहां पर, इस बात समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए मेरे पास अभी 15 बुक्स बची हुई हैं कॉस्टिंग की, ठीक है। अब रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आएगा, बच्चे पास भी होंगे और फेल भी होंगे, ठीक है ना। मान लो 30 बच्चे पास हो जाएंगे, लेट्स से, ठीक है। तो अब मेरे पास कितना शॉर्ट है, 15 शॉर्ट है, तो मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। समझे बात है यहां पर। अब ऑर्डर प्लेस कब करूं मैं, रिजल्ट आने के बाद कह लीजिए, या फिर मैं इसको अलग तरीके बोलता हूं, नया बैच या जिस तारीख को उन बच्चों की एंट्री होगी उस तारीख से पहले पहले मेरे पास 30 मॉड्यूल होने चाहिए। बात समझिए यहां पर। आज से लेके जब तक नया बैच स्टार्ट नहीं होता है तब तक तो मेरे पास कोई दिक्कत है ही नहीं। मेरे पास कितना स्टॉक है यहां पर,
15 मॉड्यूल का स्टॉक है, पर जैसे ही नया बच्चा आएगा उस समय मेरे पास क्या होना चाहिए, पूरा स्टॉक होना यहां पर चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर मेरे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेरे पास अभी कोई ना कोई स्टॉक होगा, मेरे पास अभी कोई ना कोई स्टॉक यहां पर होगा। कितना स्टॉक मेरे पास है, 333 का। अभी मैंने पूरी लाइन आपको नहीं पढ़वाई है। अभी मेरे पास कितना स्टॉक यहां पर है, 333 का। और मुझसे क्या पूछ रहा है कि अगला ऑर्डर कितने दिनों के बाद प्लेस करें। कितने का ऑर्डर प्लेस करना वो नहीं पूछ रहा, कितने का ऑर्डर प्लेस करना है उसका आंसर कितना आपके पास आया था, 400। वो पूछ रहा है 400 ऑर्डर प्लेस करोगे, पर कब करोगे, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। मेरी बात समझे यहां पर लॉजिकली अगला ऑर्डर प्लेस कब होना चाहिए, पुराना स्टॉक खत्म होने से पहले पहले, पुराना स्टॉक खत्म होने से पहले पहले। बात समझिए यहां पर, यानी कि जैसे ही मान लो मेरा ये स्टॉक जैसे खत्म होगा, मेरे पास नया स्टॉक आ जाना चाहिए, मेरी बात समझिए यहां पर। मान लो आज से 3 दिन के बाद ये स्टॉक मेरे पास क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं उस टाइम पर ऑर्डर प्लेस करूंगा तो ऑर्डर आने में टाइम लगेगा। मान लो 4 दिन के बाद ऑर्डर आया, इस 4 दिन के दौरान क्या मेरे पास कोई रॉ मटेरियल है यहां पर, नहीं, प्रोडक्शन क्या होगा, रुक जाएगा ना। बात हो रहा है यहां पर, यानी कि मुझे ये नहीं देना है, मुझे तो मालूम होना चाहिए एक मेरा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो कब फिनिश होने वाला है, और उसके फिनिश होने से पहले पहले जो नया स्टॉक है मुझे डिलीवर हो जाना चाहिए, लेकिन इसका ऑर्डर मुझे उससे पहले प्लेस करना होगा। तुम्हारे बाद यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास डिलीवरी टाइम दिया था बच्चों को, यहीं पर डिलीवरी टाइम कितना यहां पर है, 3 दिन। डिलीवरी टाइम कितना यहां पर है, 3 दिन। कि अगर मैं आज कोई ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मुझे वो कितने दिनों में मिल जाएगा, 3 डेज में मिल जाएगा। समझते बात यहां पर, डन बच्चे यहां पर। अच्छा एक चीज बताओ, पूरे साल में मेरी कंजम्पशन कितनी है, 40,000। मैं कह सकता हूं 40,000 की कंजम्पशन कितने दिन चलती है, 360। क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे हम क्या लेते हैं, 365। ठीक है, 40,000 की कंजम्पशन कितने डेज चलती है, 360। और मेरे पास अभी कितना स्टॉक है, 333 का, कितने दिन चलेगा, ये RFM में कितने दिन चलेगा, 3 डेज। यानी आज से 3 दिन तक ही, ये 333 का स्टॉक आपका चलेगा। और अगर आप आज ऑर्डर प्लेस करते हो तो नया स्टॉक भी कितने दिनों में आपके पास आएगा, 3 दिन में आपके पास आएगा। तो 3 दिन का ही स्टॉक आपके पास है, और 3 दिन में ही आपको क्या माल मिलेगा। यानी आपको ऑर्डर प्लेस कब करना होगा, आज, इमीडिएटली। बात समझे यहां पर। और यहां से डिले करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगी, डिलीवरी लेट हो जाएगी। स्टॉक तो 3 दिन में पूरा हो जाएगा, डिलीवरी क्या होगी, फ्रेश वाले माल की लेट हो जाएगी, और उतने समय तक आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होके यहां पर चलेगा। मेरी बात समझे यहां पर, आई होप आप इस बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो देखो एक बार अब वो आपसे क्या पूछ रहा है। पॉइंट डी में वो आपसे क्या पूछ रहा है, assuming that the company does not maintain a safety stock and present inventory level is 333 with a year of 360 working days। कहता है हमारे पास कितने डेज हैं, 360, और कितना स्टॉक हमारे पास है, 333 का। डन बच्चे, यहां पर मैंने यहां से ये पता किया जो मेरे पास अभी स्टॉक है 333 का वो कितने डेज चलेगा, 3 दिन। और अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करता हूं नया स्टॉक, वो मुझे कब मिलेगा, 3 दिन में। बात समझे यहां पर, यानी अभी का काम क्या होगा, 3 दिन चलेगा, और 3 दिन में मुझे यहां पर स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस। अब आई बात यहां पर आप आंसर क्या दोगे, इट शुड बी प्लेस
इमीडिएटली। आ रही बात है यहां पर? आई होप आपको पॉइंट डी समझ में आ रहा होगा। सर दिन ऊपर नीचे हो, बच्चों ऐसा क्वेश्चन आंसर आए नहीं है। ऐसे को मालूम है कि हमारे बच्चे इतना समझ जाएं तभी बड़ी बात है। मेरी बात समझिए यहां पर, ए बी सी को समझाने में जितना टाइम लगा उससे ज्यादा टाइम कहां लगा? पॉइंट डी को समझाने में। हालांकि आंसर एक ही लाइन का है, पर उस चीज को समझाने में हम क्या पूछ रहा है और हमें वैल्यू कैसे कैलकुलेट करके यहां पर चलनी है। हमारे बच्चे बात यहां पर देखिए बस सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 5, पहला बच्चों आपके पास 400, 100, 1600, इसमें कोई दिक्कत आपके पास नहीं है और नेक्स्ट ऑर्डर शुड बी प्लेस इमीडिएटली। बच्चों दो पॉइंट मेन आपके पास है इस क्वेश्चन के, एक पॉइंट नंबर डी और शुरुआत में क्वेश्चन जो आपके पास है वो किसके नजरिए से यहां पर? जेड कंपनी के लिए, और उसके लिए परचेज प्राइस क्या है? 40 रुपए। अगर फास्ट फूड रेस्टोरेंट के नजरिए से होता तो परचेज प्राइस क्या होता? 50 रुपए। बात समझे यहां पर? फिर नोट डाउन। हो गया बच्चों? बच्चों इसमें एक क्वेश्चन आपका पेंडिंग है यहाँ पर 39, ठीक है, वो मैं कराऊंगा आपको, आप अपना नहीं कर पाओगे, स्टडी मैट का है पर रिसेंटली एग्जाम में नहीं आया है। 40 आपका हो गया, 46 आपका हो गया, 47 आपका हो गया, 41, 42, 43, 44, 45 थ्योरी क्वेश्चन हैं। एग्जाम में थ्योरी काफ़ी कम आती है, ठीक है। मेरे क्वेश्चन दिए हुए हैं ताकि ये एग्जाम में आए हुए हैं, स्टडी मैट से आप पढ़ लीजिए। मेरी बात समझिए यहाँ पर, स्टडी मैट की हर थ्योरी आपको नहीं याद करनी है, ये बात दिमाग से निकाल देना। आपको बहुत सारे यूट्यूबर, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर आपको मिलेंगे, बहुत सारे मैसेजेस आपके पास आएंगे जहां पर आपको व्हाट्सएप आएगा, टीजी पर आएगा कि आपने ये क्वेश्चन किया है, वो क्वेश्चन किया है, ये किया कि नहीं किया हुआ है। मेरी बात समझिए यहाँ पर, उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, अपनी प्रमोशन करना, और उनकी प्रमोशन तभी होगी जब वो आप में कमियां निकालेंगे। बात समझे? वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है कि नहीं है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपका मोरल डाउन होगा तभी उनकी वैल्यू बनेगी। समझे बच्चों बात यहां पर? ये बाजार का तरीका है, अपना बाजार बनाने का। समझे बात यहां पर? तो इस चीज को आप अवॉइड करना।
थ्योरी एग्जाम में आती है, एक क्वेश्चन थ्योरी का आएगा लास्ट, ठीक है, वो क्वेश्चन चॉइस में आता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें 5 पॉइंट्स आपके पास आएंगे, 4 पॉइंट्स आपको करने होंगे, 4 नंबर के, 3 नंबर के, ठीक है। उन 4 या 5 पॉइंट्स में से 2 या 3 पॉइंट में आते होंगे, मेरी बात समझे, यहां पर 1 या 2 पॉइंट आपका बचेगा बस। अब उस 1 या 2 पॉइंट के लिए मैं पूरी कॉस्टिंग की, स्टडी मेट की थ्योरी आपको नहीं कह सकता। मैं इतना बेवकूफ बच्चों यहां पर नहीं हूं, नहीं मैं चाहता हूं आप बनो। अब मेरी बात समझिए, यहां पर आपने आपके एफर्ट्स का रिवार्ड होना चाहिए। अब पूरे स्टडी मैट में मान 150 पेज है थ्योरी के, उन 150 पेज के बेस पर आपके 3 या 4 नंबर आने हैं, कोई लॉजिक बच्चों नहीं बनता। 150 पेज में तो आपकी पूरी एसएम हो जाएगी, बात समझे, यहां पर 250 पेज में आपकी ऑडिट हो जाएगी। तो वो पढ़ेंगे ना जहां पर हमारी वेटेज ज्यादा है। अरे अरे बात है यहां पर, तो इस तरीके से जो इवेल्युएट किया रहो, पूरा सिलेबस कभी तैयार करके कोई बच्चा पास नहीं होता है, ये बात समझे यहां पर, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड आपको होना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और उसके हिसाब से तैयारी करनी होगी। बच्चों 39 हम परसों करेंगे, मॉड्यूल लेके आना। पहले हम करेंगे अकाउंट्स का चैप्टर फिनिश करेंगे, ब्रांच अकाउंटिंग, और मुझे उसके बाद आधा घंटा चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, आधे से पौना घंटा मुझे चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन समझाने के लिए। सोल्यूशन तो काफी छोटा सा है, क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे आधा पौना घंटा यहाँ पर चाहिए, बात समझे यहाँ पर। तो पहले अकाउंट्स करें, ब्रांच अकाउंटिंग, मेरा मानना है ज्यादा काम नहीं होगा, 2-2.5 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसा समझ 2-2.5 घंटे ज्यादा है, ठीक है, तो इतने में हो जाना चाहिए। और फिर आपका कॉस्टिंग का डन बच्चे यहाँ पर। तो वेरी सोन एक बार रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद क्लास आपकी डेली हो जाएगी, या कॉस्टिंग की या फिर अकाउंट्स की, एक क्लास हम डेली कर लेंगे, तो जो हमारा सिलेबस है पूरा टाइम से फिनिश होके यहाँ पर चले। डन बच्चे यहाँ पर, चलिए।